आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं 26 जनवरी के मायने। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, जिसे पूरे देश में, जो हमारे विदेश में भी जो लोग रह रहे हैं, बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, ये तो आप सभी को पता है। मगर क्या आप इसके सही मायने जानते हैं? दरअसल 26 जनवरी 1950 को हमारा देश सही मायनों में आजाद हुआ, क्योंकि उस दिन हम एक गणतंत्र बने और भारत का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया। उस संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बनाया और उसी संविधान के तहत यहाँ के नागरिकों को सही मायनों में आजादी और अधिकार मिले, जिसका आप और मैं इस्तेमाल भी करते हैं और आए दिन धरनों, प्रदर्शनों, मीडिया के माध्यम से आवाज भी उठाते हैं। मगर हम ये भूल जाते हैं कि जब हम एक उंगली सिस्टम की तरफ उठाते हैं तो बाकी की 4 उंगलियां हमारी तरफ ही होती हैं, यानी कि हम भी उस सिस्टम का हिस्सा हैं और हम ही उस सिस्टम को चलाने और उसके साथ साथ चलने वाले नागरिक हैं। मगर शायद हम ये भी भूल जाते हैं कि संविधान ने हमें अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी दिए हैं। अक्सर हम अधिकारों की बातें करते हैं, मगर क्या हम अपने देश के और अपने संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों को सही मायने में पालन करते हैं? आइए इसी सवाल का जवाब खोजते हैं अभिनय मंच फाउंडेशन की प्रस्तुति 26 जनवरी के मायने, जिसको पीएफटीआई राजेंद्र नगर के स्टूडेंट्स आपके सामने लेकर आने वाले हैं। पूजा यार, तुम्हें पता है ना मेरा तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता, और फिर भी तुम इतनी लेट आते हो यार। मैंने बताया था ना तुम्हें, घर में कितनी प्रॉब्लम है, पता है मैं कितनी मुश्किल से आई हूँ। यार मैं कह तो रहा हूँ जल्दी से शादी कर लेते हैं यार, देख फिर सारी दिक्कत खत्म। ऐसे नहीं होता ना यार, ऐसे थोड़े होता है यार। यार तू यार ऐसे करके यार बाबू यार समझा करना यार। देख मैं तो वे बावड़ी कुछ का प्लान लाग रहे तुम। हाँ सर। हाँ, ये के चुम्मा चाटी करने लाग रही है। चुम्मा चाटी? हाँ। नहीं सर, हम बात कर रहे थे खाली। वे मेरी ससुरी की मैंने सिखाई तुम। सर हम बात कर रहे थे सर खाली। लट्ठा ऐसा मारूंगा तो बांदर कहेगा मेरे लाल और तू कहेगा हमारी लाल। सॉरी। डर टीवी ना। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह। कौन भाई तू? क्या खूब इंसाफ किया आपने भी। जो 2 लोग प्यार से बैठे बातें कर रहे थे, हाँ, ना किसी को परेशान कर रहे थे, ना तंग कर रहे थे, ना हमारा समाज गंदा कर रहे थे, उन्हें तो आपने अश्लीलता के आगे भगा दिया। और जो वाकई में अश्लीलता मचा रहे थे हमारे समाज में, जो गंदगा मचा रहे हैं सड़कों पे, उनको आपने उनका जाके खुद साथ दे रहे हैं। ये कैसा इंसाफ हुआ? प्यार और अश्लीलता में फर्क समझो इंस्पेक्टर साहब, बहुत फर्क है। हैप्पी रिपब्लिक डे। माफ कर मैं हवलदार सत्तान चौधरी आप सभी से माफी मांगता हूँ। ये जो गंदगी फैलाए लोग, उन्होंने रोको और आप भी ना फैलाओ। ये स्वच्छ भारत अभियान है हमारा, ठीक है? हैप्पी रिपब्लिक डे। तो देखा दोस्तों आपने, अगर कोई पार्क में कपल बैठा है और वहां से पुलिस वाला गुजर रहा है तो फौरन मॉरल पुलिसिंग शुरू हो जाती है। वो आपको टोकने लगेगा और बोलेगा कि ये कितनी अश्लीलता है कि आप सरेआम अश्लीलता कर रहे हैं। और वहीं अगर कोई सरेआम गंदगी कर रहा है, पार्क में टॉयलेट कर रहा है, उसके लिए कोई नहीं टोकेगा आपको। तो क्या ये दोगलापन नहीं है? हमें इसी सोच को बदलना होगा। अब देखिए, पुलिस वाले ने उनको तो भगा दिया, अब ये बच्चे तो यहाँ से चले गए हैं। अब पुलिस वाला आप खुले में जो शौच करते हैं, और एक बंदा जो आया है वो शौच कर रहा है, पुलिस वाला उसको कुछ नहीं कह रहा, उसके साथ खड़ा हो गई, उसमें भागीदारी कर रहा है शौच के ऊपर। तो आइए दोस्तों, अपनी अगली कड़ी में देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन में हमारे युवाओं का क्या योगदान है। क्या हाल है भाई? अरे प्रवीण भाई कैसे हो? बढ़िया, सुनो। बस बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। और वो रात को देखे मोदी जी वाला टीवी पर? हाँ अच्छा है यार, वो तो बहुत सारा चलते हैं। तो उसके बारे में कुछ सोचा आपने? सही कर रहे हैं? हाँ सही कर रहे हैं। मैं तो सारा जो जितना कूड़ा करके जो डस्टबिन में गिरता हूँ। और तुम लोग? बस मैं भी एकदम सपोर्ट में हूँ। कभी गंदगी नहीं, कोई मेरे सामने कर दे तो मैं अरे हमारे बाहर डाल देता हूँ, डाल देता हूँ। हम तो रोज झाड़ू लगवाते हैं घर के। एकदम सफाई पे ना। हाँ, आप घर के आगे से सफाई नहीं करेंगे तो और काम करेंगे? अपना भारत एकदम सोच रहना चाहिए। तो जब घर की सफाई होगी तो बाहर भी साफ ही रखेंगे। अब कहाँ मैं कहाँ हमारा है? मेरे मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा तो कर रहे हैं, मतलब आसपास एकदम सफाई होनी चाहिए।
हाँ सफाई तो एकदम स्वच्छ स्वच्छ है। बिल्कुल। जो भी मैं तो जितने बच्चे मैं तुमको भी यही सिखाता हूँ, वही सोच रखो, जो भी कूड़ा करकट है उसको उसमें डालो डस्टबिन। बिल्कुल। और लोग आप और सुना। और सब बढ़िया। चलो चलते हैं भाई। हाँ चलते हैं। ओके ओके ओके। तो देखा आपने कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। वो लड़का जो स्वच्छ भारत पर इतना ज्ञान दे रहा था और फिर बाद में चिप्स का पैकेट खाकर वहीं फेंक दिया। तो क्या ऐसे देश बदलेगा? अगर देश को बदलना है तो पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी, तभी देश बदलेगा। ये जो कूड़ा हम घरों के बाहर फेंक देते हैं, अपने घर का कूड़ा निकाला हमने बाहर फेंक दिया, लेकिन आपको ये पता है कि जो कूड़ा आप ओपन में खुले में बाहर फेंकते हो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। उससे भी आपकी हर चीज़ की लिक्विड भी होता है, ड्राई भी होता है, आपकी सब्जियां भी होती हैं, आपकी चाय भी, दूध भी गिरा होता है, और सब आप बाहर फेंक देते हो। वो स्वच्छता नहीं है, वो तो आप अपने लिए बीमारी को बढ़ावा दे रहे हो। अगर आप जब तक अपने घर की तरह अपने समाज को साफ नहीं रखोगे तो स्वच्छता नहीं आएगी। आज हम फॉरेन में बाहर जाते हैं, आप में से कुछ लोग जाते होंगे बाहर, वो देखते होंगे वहाँ कितनी सफाई है। जब यहाँ से वो अब्रॉड वगैरह जाते हैं तो वहाँ पूरे डिसिप्लिन का पालन करते हैं। तो वो चीज़ें इंडिया में क्यों नहीं आप खुद करते? इंडिया में, भारत हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है, आप इसको भी स्वच्छ रखिए। जब आप देश को स्वच्छ रखेंगे, अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, समाज गली को स्वच्छ रखेंगे, तो अपने खुद को आप अपने आप ही स्वच्छ पाएंगे, आप निरोगी पाएंगे। तो मेरी आप सभी से विनती है कि ये ना तो आप खुले में शौच कीजिए, ना आप खुद कीजिए, ना किसी को करने दीजिए। आइए हम बातचीत करते हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर को एक बहुत बड़ी घोषणा की थी कालाबाजारी के विरुद्ध, नोटबंदी की। नोटबंदी की घोषणा इसलिए भी बहुत ज़रूरी थी कि हमारे देश के अंदर इतना काला धन है कि गरीब को उसका फायदा मिल नहीं पा रहा। अमीरों ने उस धन को दबा रखा था। लोगों ने करोड़ों रुपए ऐसे फेंक रखे थे जैसे उनके लिए तो कोई वैल्यू थी नहीं। अपनी गाड़ियों में, अपने बाथरूम में, बेड के नीचे ऐसे काला धन छुपा रखा था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी ये देश के लिए इतनी अच्छी घोषणा की थी नोटबंदी की, कि आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। तो 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद जो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ना था वो उन कालाबाजारी को पड़ना जिनके पास अथाह धन पड़ा हुआ था, जिन्होंने लोगों को से लूट के इकट्ठा कर करके अपने तिजोरी में भर रखी थी। गरीब तबके को कोई फर्क नहीं पड़ना था, आप जैसे मुझ जैसे कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? हम कमाने वाले और खाने वाले हैं, हम लोगों के पास इतना धन नहीं होता कि हम उसकी कालाबाजारी कर सके। लेकिन ये सबसे नुकसानदेह था उन लोगों के लिए जो कालाबाजारी, करप्शन जिन्होंने फैला रखा था। आज आप कहीं भी चले जाइए, जहाँ भी किसी काम के लिए जाते थे पहले सेवा करनी पड़ती थी, बिना सेवा के काम होता नहीं था। इतना करप्शन हमारे खून में बस चुका है, जैसे शरीर की नसों में खून दौड़ता है ऐसे ही करप्शन दौड़ रहा था। किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग करप्ट थे, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे करप्ट थे कि बिना पैसे लिए फाइल भी आगे नहीं बढ़ाते थे। इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री समझते थे। वो गरीब का भला चाहते थे कि सब एक समान हो, आप लोगों का काम हो या हम लोगों का काम हो जाए, बिना करप्शन के हो जाए, बिना पैसे के हो जाए। इसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा करी, इतना बड़ा रिस्क लिया देश के लिए, अपने लिए, कि नहीं मैं इस देश के लिए कुछ करूँगा, हर गरीब का फायदा करूँगा। नोटबंदी का फैसला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही सटीक और उत्तम फैसला था, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोगों ने उनके इस फैसले को दरकिनार किया। ये न्यूज़ में इतनी क्या बात है, कितना अच्छा काम किया मोदी जी ने, मजा आ गया। क्या बात, कितने लोग पकड़े जा रहे हैं। अरे शुभम, कहाँ था इतनी देर से? कितनी देर हो गई तुझे बैंक गए हुए? मम्मी बैंक में इतनी लंबी लाइन है, और तुम्हें पता है जब से ये नोटबंदी हुई है तब से कितनी दिक्कत हो रही है हमारी देश की जनता को। पूरे दिन बैंकों की लाइनों में लगना पड़ता है। अरे बेटा, देश को लाइन पे लाने के लिए लाइन में तो लगना ही पड़ेगा ना। नोटबंदी करके मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है। देखा आए दिन कितने लोग पकड़े जा रहे हैं और पैसे पकड़े जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ जो लोग गलत तरीके से पैसे बदल रहे हैं ना और काला धन जमा करके रखा हुआ, उन सबको जेल में डाल देना चाहिए। रहने दो मम्मी, ये कहने की बात है। 100 में 99 वे बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। कुछ नहीं बदलेगा, करप्शन हमारी रगों में बह रहा है। नमस्ते आंटी जी। हाय शुभम, हाउ आर यू? भाई आज तूने अपने गरीब दोस्त को कैसे याद कर लिया?
अरे ऐसी कोई बात नहीं यार, यू नो आई एम टू बिजी एंड बिजनेस के चक्कर में थोड़ा सा एंड ऑल दैट, यू नो ना यार। खैर छोड़, तू बता तेरी जॉब कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। बाय द वे तू बड़ा चमक रहा है भाई, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या तेरी? नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है वो। सॉरी बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तेरा टीवी में बिजी थी। और बता, ठंडा ले गए गरम? नो नो आंटी जी, नथिंग। वो आप लोगों से एक जरूरी काम था, आपके फायदे की बात है। क्या बात है बेटा, बताओ। वो आप लोग तो जानते हैं कि नोटबंदी से कितनी दिक्कत हो रही है, और मेरी 10 लाख रुपए है पुरानी करेंसी, जिन्हें मैं चेंज भी नहीं करा सकता। वो इनकम टैक्स का लफड़ा, और आप तो हम इसमें तेरी क्या मदद कर सकते हैं? वो आप लोग अगर अपने अकाउंट में 2.5 लाख रुपए डला ले तो आपके 3 लाख रुपए सीधे। 3 लाख? 3 लाख रुपए? जी हाँ, 10 लाख का 30% इतना ही होता है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम एक काम करो, कुछ मैं अपने अकाउंट में, कुछ इसके पापा के अकाउंट में और कुछ इसके अकाउंट में डाल दूंगी। तुम ऐसा करना, कल ले आना और तुम्हारा काम हो गया समझो। थैंक यू आंटी जी। अच्छा शुभम, चलता हूँ, कल मिलता हूँ भाई। 3 लाख रुपए, मजा आ गया। वाह मम्मी वाह, अभी तो इतने बड़े बड़े लेक्चर सुना रही थी कि ऐसा करने वालों को जेल में डाल दो, अब खुद ऐसा कर रही हो। वाह रे मेरे ईमानदार देश की ईमानदार जनता। तो देखा आपने, यहाँ ईमानदार सिर्फ वही है जिसमें या तो भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं है, या फिर वो जिसको भ्रष्टाचार करने का कभी मौका ही नहीं मिला। यानी कि मौका मिलेगा तो कोई नहीं छोड़ेगा। तो आइए अब हम अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अरे भाई तूने देखा वो दामिनी के साथ कितना बुरा हुआ यार। हाँ यार, उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया इन लोगों ने, उसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। यार मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए यार ऐसे लोगों को। सही कह रहे भाई, सही कह रहे हो भाई। देख देख क्या माल खड़ा है यार। आइटम है बाप। क्या पीजे भाई, मजा आ गया। देख देख झुकी झुकी यार, भाई साहब ऐसी बंदी मिल जाए तो मजा आ जाए यार। सही कह रहे भाई। देख देख इधर ही आ रही है। आई आई आई। वाह मेरे देश के नौजवानों, तुम लोग से बड़े बड़े लेक्चर ही झाड़ सकते हो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और तुम्हें छिछोरी हरकतें करते हुए भी देख लिया है। एक तरफ तो तुम्हें दामिनी की बड़ी चिंता है और दूसरी तरफ तुम किसी और लड़की को अपनी दामिनी बनाने की तैयारी में हो। छी, तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है। ऐसे मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि तुम्हारी माँ बहन को अगर कोई आंख उठा के देखे तो तुम उनकी आंखें फोड़ दोगे। औरों की माँ बहन तो तुम्हारे लिए टोटा है, माल है। क्यों? वाह मेरे प्यारे माँ बहनों के रखवालो, ऐसा करो चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मरो शर्म के मारे। दामिनी का किस्सा तो आप सभी ने सुना होगा। उस बात को तो गुजरे हुए भी 4 साल हो चुके हैं, मगर आज भी 4 साल बाद भी क्या हमें हमारे समाज में कोई भी परिवर्तन नजर आता है? मुझे नहीं लगता। आज भी उस घटना के खिलाफ जो लोग तख्तियां लेकर खड़े हैं, हो सकता है उन्हीं हाथों में से कोई किसी और को दामिनी बना रहा हो। क्या ये हमारे समाज की पुरुष प्रधान मानसिकता नहीं है? जब तक हम इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक हमारे देश की लड़कियां इसी तरह दामिनी बनती रहेंगी। आइए हम आज चर्चा कर रहे हैं नारी के ऊपर कि हमारा समाज अभी भी कहां जा रहा है। हम निर्भया कांड हुआ, दामिनी कांड हुआ, हमारे उस टाइम विचार ऐसे बदल जाते हैं कि नहीं यार ये गलत हुआ। हम उस टाइम सोच हमारी उसी तरफ चली जाती है कि नहीं यार गलत हुआ, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा सब पूरा एक देश एकजुट हो जाता है। उस टाइम तो एक सिंपैथी होती है कि नहीं हम उन लोगों के साथ गलत, उस लड़की के साथ गलत हुआ। लेकिन जब हम लोग ये नहीं सोचते कि उस टाइम तो हम सब उसको गलत ठहरा रहे होते हैं, लेकिन हमारी सोच आज कई लोगों की आज भी वही की वही है, मेंटेलिटी नहीं सुधरी है।
क्योंकि आज भी हम अगर कोई लड़की हमारे सामने से जा रही हो या कहीं भी देखती है तो बहुत कहते हैं, 4 लड़के खड़े तो कहते हैं यार वाह क्या फिगर है, क्या चाल है उसकी, कितनी स्मार्ट है। तो ये सोच के हम इस सोच को क्यों नहीं बदल सकते? तब हमारे विचार क्यों बदल जाते हैं कि जब हम अगर कोई कांड होता है देश में, जब चारों तरफ उसकी चर्चा होती है तो हमारे विचार बदल जाते हैं, तब हम उसकी सहमति में आए थे, उसके हक के लिए लड़ने लग जाते हैं। लेकिन जब हम खुद 4-5 दोस्त या 4 लोग खड़े हो गए कहीं खड़े हो जाते हैं तो नारी की बुराइयां शुरू कर देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्या यही हमारे विचार है? यही हमारा समाज है? ये दो तरफा समाज क्यों? हम अब बात करेंगे शिक्षा के ऊपर। शिक्षा, एजुकेशन जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि जितने भी मिडिल क्लास या हाई क्लास फैमिली है उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। कोई सरकारी स्कूल में नहीं जाना चाहता। सरकारी स्कूल में वो बच्चे जाते हैं जो बैकवर्ड एरिया में होते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ ही नहीं पाते, जो हमारे स्लम एरिया में रहते हैं। तो अगर उनकी शिक्षा होगी, अगर स्लम एरिया के बच्चे हमारे पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन से ही बहुत कुछ है। आप अपने जीवन का विस्तार एजुकेशन से कर सकते हैं। सभ्यता जो आती है वो एजुकेशन से आती है। एजुकेशन अगर आप ध्यान दें कि अगर एक स्लम के बच्चों को, अगर कुछ लोग मैंने कहीं देखा है कि स्लम के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, उनके लिए फ्री शिक्षा दी जाती है, बुक्स है, ड्रेसेस हैं उनको, कई संस्थाएं ऐसा काम करती हैं। तो उन संस्थाओं के साथ हमें भी जुड़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे अपना भविष्य संवार सके। और अपने माँ बाप को ही, जो अनपढ़ माँ बाप हैं, अगर आज के बच्चे उनके पढ़ लिख जाते हैं तो माँ बाप की ज़िंदगी भी संवार सकते हैं। वो अगर आप लोग एफर्ट करेंगे, अगर वो बच्चे कहीं पढ़ते हैं तो कल को अगर किसी भी पद पर पहुँचते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, तो कम से कम ये तो है कि अपने जीवन यापन के लिए वो तैयार है। हाय पूजा। हाय मुस्कान, कैसी है? बस ठीक, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थी इतने रोज? अरे यार क्या बताऊँ, टाइम ही कहाँ मिलता ऑफिस के काम से। तू बता, तू क्या कर रही है ये टीचिंग के अलावा? टीचिंग के अलावा तुझे तो पता ही है आजकल मतलब एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है हमारे देश का, तो मैं चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर आर्टिकल लिख रही हूँ। तुझे नहीं लगता हमें इस चीज़ के ऊपर थोड़ा और कुछ करना चाहिए? वाह यार, दैट्स ग्रेट, काफ़ी अच्छा काम कर रही है तू। अरे वो बच्चा कौन है? अरे वो तो यहीं कहीं रहता होगा। वो तो रोज यहाँ पे शाम को 5-4 बजे आता है पार्क में। रोज आता है? सुनो छोटू, जरा इधर आना। जी दीदी, क्या काम है? तुम ये क्या कर रहे हो? दीदी मुझे पैसे दे दो आइसक्रीम खाने के लिए। बेटा, आइसक्रीम तो मैं आपको खिला दूंगी, पर मुझे ये बताओ कि तुम स्कूल जाते हो कि नहीं? नहीं दीदी। क्यों? बस ऐसे में कूड़ा बीनता हूँ दीदी। कूड़ा बीनते हो? पर क्यों? मुझे पैसे नहीं है पढ़ने के। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई रोज आके तुम्हें यहाँ पे 1 घंटा पढ़ाए तो तुम पढ़ोगे? हाँ दीदी, हाँ मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है किताब के साथ। अच्छा, तो कल से शाम को 4 बजे रोज 1 घंटे के लिए यहाँ पे आ जाना, ठीक है? जाओ खेलो। अरे मुस्कान, तूने उसको बोल तो दिया है पढ़ाने के लिए, पर उसको रोज पढ़ाएगा कौन? तू? हाँ क्यों नहीं, मैं पढ़ाऊंगी, तू भी पढ़ाएगी। और सिर्फ इसे क्यों, ऐसे बहुत से बच्चों को पढ़ाएंगे। पर तू तो जानती है हम लोग कितना बिजी रहते हैं, हमारे पास टाइम ही कहाँ होता है इन सबको पढ़ाने के लिए। देख पूजा, नेक काम करने के लिए टाइम या पैसे की जरूरत नहीं होती, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इच्छा शक्ति? मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं मतलब? अरे तू रोज यहाँ पे आके बच्चों की शिक्षा पर आर्टिकल्स लिखती है, एक पता नहीं कई घंटे यहाँ पे गुजारती है, तो तू अपने इन सब चीजों में से 1 घंटा निकाल के किसी बच्चे को पढ़ा नहीं सकती? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोच बदलोगे तभी तो देश बदलेगा। सिर्फ ये आर्टिकल्स लिखने थे या फिर पार्क में इतनी देर बैठ के चर्चा करने से देश थोड़ी ना बदलेगा। देश बदलेगा हमारी कोशिशों से। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, हम पढ़ाएंगे तो देश पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। सही में मुस्कान,
टीचर तो मैं हूँ, पर आज तूने मुझे जीवन का सच्चा ज्ञान दे दिया। मैं आज से सिर्फ लिखूंगी ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली बच्चों को पढ़ाऊंगी भी। Action speaks louder than your voice. जय हिंद। तो देखा दोस्तों आपने, मेरी जो फ्रेंड शिक्षा पर आर्टिकल लिखती थी, जब मैंने उसको बोला कि तुम थोड़ा सा वक्त निकाल के क्या इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकती, तो वो भी सोच में पड़ गई। मुझे लगता है आप जैसे लोग जिनके पास कुछ घंटे होते भी होंगे दिन के, वो भी नहीं सोचते होंगे कि हम इन गरीब बच्चों को पढ़ा सके। तो आप एक बात बताइए, अगर हम सिर्फ इस बारे में बातें करेंगे, सरकार को ब्लेम करेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, क्या उससे देश में कोई तरक्की होगी? मुझे तो नहीं लगता। अगर हमें देश की तरक्की चाहिए तो पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा, और उसके लिए हमें अपने भारत को पढ़ाना होगा। और पढ़ाने के लिए सिर्फ आपको थोड़े से टाइम की जरूरत है, जो आप इन गरीब बच्चों के लिए निकाल सकते हैं, और उसके बाद देश की तरक्की, आपकी तरक्की। वेरी गुड, तू जा, तेरे उठाने का लेंगे। आओ। तो देखा आपने कितने नौजवान इस झंडे के ऊपर से होकर के गुजरे, लेकिन किसी ने भी इस झंडे को नहीं उठाया। और उस बुजुर्ग आदमी ने 500 का नोट उठाने के बजाय इस झंडे को उठाना जरूरी समझा और इसे सलाम किया। देशभक्ति हाथ में झंडा लेकर जय हिंद करने से नहीं आती है, बल्कि झंडे का दिल से सम्मान करने से आती है। तो आप भी अपने देश का और अपने झंडे का दिल से सम्मान कीजिए। जय हिंद। तो देखा आपने, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वॉइस, और यही एक्शन हमारे देश की दिशा को बदलेगा। यही दिशा मुहिम अभिनय मंच फाउंडेशन के साथ चलाई है कि असल में 26 जनवरी के सही मायने क्या है। देशभक्ति सिर्फ टीम इंडिया के जीतने पर तालियां बजाने से, या फिर राष्ट्रगान का सम्मान करने से, या फिर जय हिंद के नारे लगाने से, और या देश की सीमा पर गोली खाने से नहीं आएगी। देशभक्ति वही है जब हम अपने अधिकारों का सही रूप से प्रयोग करेंगे और अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन करेंगे। तभी, सिर्फ तभी हम जान पाएंगे 26 जनवरी के सही मायने। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी के मायने जो है हमारे लिए, वो जोर से जय हिंद के नारे लगाने नहीं है कि हमने वंदे मातरम गा दिया 26 जनवरी मना ली, हमने तिरंगा लहरा दिया 26 जनवरी मना, नहीं। उसके साथ साथ आप देश को सुधारिए। देश को सुधारने के लिए समाज को सुधारिए। समाज को जब आप खुद को सुधारेंगे तो समाज को सुधारेंगे, जब समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा। 26 जनवरी के जो मायने हैं वो एक अपने आप को सुधारने के हैं, अपने आप के लिए प्रण करने के कि मैं आज सफाई का भी ध्यान रखूंगा, स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखेंगे। हम शौच खुले में खुद करेंगे, ना किसी को करने देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय के ऊपर पूरा वो दे रखा है। आज कई जगह ऐसे अच्छे काम हो रहे हैं, शौचालय बनाए जा रहे हैं। तो आप सब लोग ये प्रण लीजिए इस 26 जनवरी में मेरे साथ कि देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना, हमें सुधार करना खुद पे, कि हम उस चाइल्ड लेबर पे भी काम करेंगे, उनको एजुकेशन के लिए करेंगे, अपनी मानसिकता को बदलेंगे, जो हमारी नारी के प्रति है उसको बदलेंगे। एजुकेशन हो गया, नारी की मानसिकता हो गई, स्वच्छ भारत हो गया, और जो भ्रष्टाचार है उसे मुक्त करेंगे। तभी हम 26 जनवरी को साकार कर पाएंगे। इस गणतंत्र दिवस को, जो हमारा संविधान बना था गणतंत्र दिवस पे, उसके लिए हम खुद को देश के लिए मजबूती से खड़ा कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।